समझ गए सर। जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी आपको ऐसे ही रिएक्ट करना है। यहाँ से एल और एम एन की वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकालनी है। सबसे पहले यहाँ से एल की वैल्यू निकाल के आपने इस इक्वेशन पे रख दी, है कि नहीं? तो यहाँ से आपको एम एन इक्वल टू 0 मिल गया। अब या तो एम 0 हो तो एल माइनस एन के बराबर आ जाएगा, और अगर एन 0 हो तो एल माइनस एन के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब या तो लाइन का डीआरएस लैम्डा कॉमा 0 कॉमा माइनस लैम्डा लिया जा सकता है, या लाइन का डीआरएस लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा कॉमा 0 लिया जा सकता है। क्योंकि ये डीसीएस है तो ऑब्वियसली एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से लैम्डा 1/√2 आया, तो एक लाइन का डीआरएस 1/√2 कॉमा 0 कॉमा माइनस 1/√2। अच्छा, ये भी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 का सम 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से भी लैम्डा 1/√2 आया, नहीं दूसरी लाइन का डीआरएस 1/√2 माइनस 1/√2 और 0 हो गया। अब ये दो अलग अलग लाइनें आ गई, अलग अलग डीआरएस की, दोनों के बीच का एंगल निकाल लो। तो आपने पढ़ा है ना cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, वहां से हाफ आ जाएगा। और cos थीटा अगर हाफ है तो थीटा किसके बराबर होगा? पाई। ये आपने एलएमएन आराम से निकाल लिया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बोलिए। तो जब भी इस तरह यस की सर। इक्वेशंस आएगी आप हमेशा एलएमएन में इक्वेशन सिंपलीफाई करके एलएमएन की वैल्यू दोनों लाइनों के लिए अलग अलग निकाल लेंगे और उसके बाद सिंपलीफाई कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन की, है कि नहीं? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले किसी भी प्लेन की इक्वेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो प्लेन पर आपको एक पॉइंट चाहिए। सपोज प्लेन पर हमें एक पॉइंट मिल गया और प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस चाहिए। प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस चाहिए। तो डीआरएस हो गया एबीसी, प्लेन पर एक पॉइंट हो गया x1 y1 एंड z1। x1 y1 z1 प्लेन पर एक पॉइंट हो गया और प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस हो गया एबीसी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ x1 y1 z1 point on the plane and ABC, ये हो गया डीआरएस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो जब भी आपको किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो बस आप ये दो चीजें सर्च करेंगे। जैसे आपको दो चीजें मिलेंगी तो प्लेन की इक्वेशन होती है a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through x1 y1 z1 and DRS of the normal a b c। ये तो आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिखी। अगर इसी इक्वेशन को आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए। प्लेन पर एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आप मान लेते हो a है, और प्लेन के नॉर्मल का जो डीआरएस है वो आप एक वेक्टर कह देते हो n वेक्टर। तो इसी प्लेन पर अगर आपको ये वेक्टर r लिखना हो तो इक्वेशन हो जाती है r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, सही है। इसी इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो जनरल इक्वेशन जो प्लेन की आती है वो आ जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। इस जनरल इक्वेशन को देखने के बाद आप ये तुरंत समझ जाते हैं कि जो प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस है, जब ये जनरल इक्वेशन देखने के बाद ये तुरंत समझ जाए प्लेन के जो नॉर्मल का डीआरएस है वो एबीसी है। या ऐसे समझ लो प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर है एन वेक्टर, वो वेक्टर जो है वो है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ऑब्वियसली डीआरएस का मतलब तो मैंने यही बताया था ना, पैरेलल वेक्टर टू द प्लेन। बस वो यही वेक्टर हो जाता है, समझ में? इसी इक्वेशन को अगर आप उस फॉर्म में लिखोगे तो आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन हो जाता है। इसी ए डॉट एन को कांस्टेंट डी बोल देते हैं, तो आर डॉट एन इक्वल टू डी। ये प्लेन की जनरल इक्वेशन होती है। यहाँ पर ये जो एन वेक्टर होता है ये प्लेन के नॉर्मल के डीआरएस को रिप्रेजेंट करता है। ये होता है नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। समझ गए? तो अगर हमें किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो प्लेन पर एक पॉइंट और नॉर्मल का डीआरएस चाहिए, तो हम सीधा ये इक्वेशन उठा के लिख देंगे, सही ना। आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर। या अगर प्लेन की जनरल इक्वेशन आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो वहां से आप नॉर्मल वेक्टर इसका आ जाएगा एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होगा, वहां से आप इक्वेशन लिख सकते
तो किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको प्लेन पर एक पॉइंट और नॉर्मल का डीआरएस चाहिए। जैसे दो चीजें मिलेंगी आप प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। क्या यहाँ तक हमें समझ में आया ये बताओ। तो अब जो प्लेन की इक्वेशन है वो 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली किसी भी प्लेन की इक्वेशन है उसमें 3 पॉइंट है, x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। यही तो है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 y3 z3। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो a है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो b है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो c है कि नहीं। तो प्लेन के नॉर्मल का वेक्टर क्या हो गया भाई, यहाँ पे कोई भी दो वेक्टर बना लो और उसी का क्रॉस प्रोडक्ट लेके प्लेन का नॉर्मल वेक्टर निकाल दो। तो अगर मैं n वेक्टर आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगा बताओ, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। एम आई करेक्ट और नॉट? n वेक्टर मिल गया। अच्छा अब ये हुआ r वेक्टर, r माइनस ए ये हो गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, r माइनस ए डॉट n इक्वल टू 0। हाँ या ना, यानी कि अगर इसी को हम बॉक्स वाली फॉर्म में लिखें तो r माइनस ए, b माइनस ए और c माइनस ए इक्वल टू 0। ये आ गया वेक्टर फॉर्म में, सही है। अब अगर ये तीनों पॉइंट आप दे दें, पॉइंट ए आपके सामने दे दूं मैं x1 y1 z1, पॉइंट बी दे दूं x2 y2 z2 और पॉइंट सी दे दूं x3 y3 और z3, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, इसी का बॉक्स लगा देंगे तो वो हो जाएगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 minus x1 y3 minus y1 and z3 minus z1 इक्वल टू 0। ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म में 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की जनरल इक्वेशन। अगर आपको प्लेन पे 3 पॉइंट पता है तो आप उस इक्वेशन को आराम से लिख सकते हैं। समझ में आया? चाहो तो ये वेक्टर फॉर्म में अपने दिमाग में रख लो, चाहे कार्टेशियन फॉर्म में, किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दो, एक बार x में से उसको माइनस करो, एक बार x2 y2 z2 से माइनस करो, एक बार x3 y3 z3 से, या यही वही बॉक्स हो गया r माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि बी माइनस ए सी माइनस ए का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही नॉर्मल वेक्टर यानी डीआरएस ऑफ द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन आप आराम से निकाल लेंगे कि नहीं बोलो। अच्छा इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब हमें एक ऐसा प्लेन बताना है जो एक्स वाई जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट अटेन करता है। मतलब x पे उसका अलग इंटरसेप्ट आता है, y पे उसका अलग इंटरसेप्ट आता है और z पे उसका अलग इंटरसेप्ट आता है। तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? अगर उसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, ठीक है, और z इंटरसेप्ट जो है वो उसका c है, तब उस प्लेन की, तो ऑब्वियसली प्लेन 3 पॉइंट से पास करेगा। एक हो गया a कॉमा 0, एक हो गया 0 b 0 और एक हो गया 0 c। तब प्लेन की इक्वेशन आएगी x बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। अगर x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b और z इंटरसेप्ट क्या है c, वेयर a b c आर दी x y and z axis intercept attained by the plane। मतलब ABC जो है वो XYZ इंटरसेप्ट है जो कि प्लेन अटेन करता है। तब जो प्लेन की इक्वेशन है वो है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक प्लेन है, ठीक है, उस पर आपने एक पॉइंट लिया अल्फा बीटा गामा, उससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1 y1 z1, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अल्फा बीटा गामा इज x1 y1 z1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी बोलो? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? प्लेन पर एक पॉइंट ये रहा
प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस ये रहा, नॉर्मल का डीआरएस कितना हो जाएगा बताओ? अल्फा माइनस x1, बीटा माइनस y1 एंड गामा माइनस z1। नॉर्मल का डीआरएस और प्लेन पे पॉइंट मिल गया, तो x माइनस x1, अल्फा माइनस x1, y माइनस y1, बीटा माइनस y1 एंड z माइनस z1 एंड गामा माइनस z1 इक्वल टू 0। दिख रहा है कि नहीं? बोलिए भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि अगर यही काम ओरिजिन से हो रहा हो, मतलब ये ओरिजिन है, वहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, वो अल्फा बीटा गामा है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? बोलो। x माइनस अल्फा इंटू अल्फा, y माइनस बीटा इंटू बीटा एंड z माइनस गामा इंटू गामा इक्वल टू, क्यों? प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा, प्लेन पर एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो यहीं पे अगर ऐसा होता, ये एक प्लेन, आपने कहा कि अल्फा बीटा गामा का जो मिरर इमेज है वो है अल्फा वन बीटा वन एंड गामा वन, ठीक है ना? यानी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन मिरर, if image of alpha beta gamma is alpha 1 beta 1 gamma 1। अब बताओ, अभी भी तो सेम काम कर सकते हो कि नहीं बताओ भाई? इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो ऑन द प्लेन होगा कि नहीं? और डीआरएस आप आराम से निकालोगे। अब जो डीआरएस वेक्टर होगा वो क्या होगा? अल्फा माइनस अल्फा वन, बीटा माइनस बीटा वन, गामा माइनस गामा वन। और प्लेन पर एक पॉइंट क्या मिल जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा वन बाई टू, बीटा प्लस बीटा वन बाई टू, गामा प्लस गामा वन बाई टू। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ? एक्स माइनस अल्फा प्लस अल्फा वन बाई टू इंटू अल्फा माइनस अल्फा वन, वाई माइनस बीटा वन प्लस बीटा वन बाई टू इंटू बीटा माइनस बीटा वन एंड जेड माइनस गामा प्लस गामा वन बाई टू इंटू गामा माइनस गामा वन इक्वल टू। अभी भी लॉजिक वही सेम लगाया कि नहीं बताओ? तो ये तीन अलग अलग स्पेशल से केसेस जहां आप यूज होगा, अल्टीमेटली काम आप वही कर रहे हो। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आप प्लेन पर एक पॉइंट और नॉर्मल का डीआरएस ही ले रहे हो, उतना ही काम आप वहां कर रहे थे, उतना ही काम आप यहाँ। सही है ना? ये सारी इक्वेशन आप वेक्टर फॉर्म में भी अलग अलग बुक्स में आपको लिखी मिल सकती है, तो आप उन इक्वेशंस को वहां भी वैसे ही यूज कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? बोलिए। अब यही चीज अगर वेक्टर फॉर्म में होगी तो आप आराम से लिख लेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी दिया हुआ है, तो यही प्लेन की इक्वेशन आप क्या लिख दोगे? आर माइनस बी, है कि नहीं? तो यहाँ पर आप एक तुरंत वेक्टर आर लोगे ना, आर माइनस बी, और ये वाला वेक्टर क्या हो गया? ए माइनस बी। आर माइनस बी और ये वाला वेक्टर क्या हो गया? ए माइनस बी। इन दोनों का डॉट क्या करोगे? जीरो लिख दोगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? ऐसे ये वाला ले लो, अगर ये पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, तो अब इसका भी नॉर्मल वेक्टर ए वेक्टर हो गया, तब यहाँ इक्वेशन क्या लिखोगे? आर माइनस ए डॉट ए इक्वल टू जीरो। ये समझ में आ रहा है ये मैं कैसे इक्वेशन लिख रहा हूँ बताओ? बोलो भाई। अच्छा जैसे ये लिखना है, मान लो ये वेक्टर ए वन दिया हुआ है और ये पोजीशन वेक्टर ए टू दिया हुआ है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ए वन प्लस ए टू वेक्टर बाई टू, और ये ए वन माइनस ए टू, आर माइनस ए वन प्लस ए टू बाई टू, और इसका किससे डॉट लेना है? ए वन माइनस ए टू वेक्टर से, इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। अब ये प्लेन की इक्वेशन हो गई वेक्टर फॉर्म में अगर लिखनी है तो कई कई जगह आपको ये इक्वेशन बुक्स में ऐसे भी लिखे मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कार्टेशियन या वेक्टर में आपको जैसी इक्वेशन लिखनी है वो आप आराम से लिख के वैसा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है ये बताओ? तो भाई सीधा आंसर है कि नहीं है भाई? ओरिजिन से प्लेन पे डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर दिया हुआ है, क्वेश्चन का लैंग्वेज तो ये कह रही ना। तो ये वाला ओरिजिन हो गया, यहाँ से इस पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है वो यही वाला पॉइंट है 2 - 1 3।
तो प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस हमें तुरंत क्या मिल गया, 2 - 1 3, प्लेन पर एक पॉइंट भी मिल गया, तो सीधा प्लेन की इक्वेशन क्या बन गई, x - 2 × 2 y - 1 × -1 और z - 3 × 3 = 0। ये आंसर क्या आएगा, 2x - y + 3z -12 -12 = 0। देख लीजिए सब लोग, यही आ रहा तो यस सर। वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहोगे तो भी आराम से लिख दोगे। समझ में आया कि नहीं तरीका, बोलो आसान था ना भाई। 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन चाहिए तो इसको मान लो फिक्स कर लो, एक पॉइंट ए, बाकी एक बार x y z से माइनस करो, एक बार x2 y2 z2 से माइनस करो, एक बार x3 y3 z3 से माइनस करो, डिटरमिनेंट ओपन कर दो, आंसर आ गया। यही करोगे कि नहीं बताओ, यही कर रहे होंगे भाई। तो x - 2 y - 1 और z, फिर 5 - 2 0 - 1 और 1 - 0, इसके बाद 4 - 2 1 - 1 और 1 - 0। देखो यही लिखा है कि नहीं सबने, बताओ। अब इसी को ओपन कर दो, तो x - 2 के साथ क्या आ रहा है, बोलिए -1, y - 1 के साथ क्या आ रहा है, 3 - 2 और z के साथ क्या आ रहा है, 2। देखो क्या सही लिखा है मैंने, तो यहाँ से आएगा -x + 2 और -y + 1 + 2z = 0। तो x + y - 2z - 3 = 0। देखो ये है क्या आंसर, बोलिए भाई, सबका ये आंसर आया क्या, यस किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, क्या सबका यही आंसर आ रहा है। यस सर, यही है। समझ गए कि नहीं कैसे सॉल्व किया भाई, सीधा एक पॉइंट हमने, अब जिसमें कोई भी एक पॉइंट अपने हिसाब से ले लो, x1 y1 z1, तो x - x1 y - y1 z - 1, फिर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, फिर x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1, सीधा डिटरमिनेंट ओपन कर दो, सॉल्व कर लेंगे कि नहीं। अगर सिर्फ डीआरएस पूछा गया होता तो कोई भी दो वेक्टर लिख के प्लेन के नॉर्मल का अगर डीआरएस पूछा गया होता तो ये ए था, ये बी था, ये सी था, एक ये वेक्टर लिखते, एक दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके सिर्फ डीआरएस बता देते, हाँ या ना, मतलब सिर्फ इतने का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते तो यही से डीआरएस आ जाता। बोलो भाई समझ रहे हो कि नहीं, सीधा सिंपलीफाई करके आंसर लिख सकते हैं, लिख लेंगे कि नहीं। जैसे अगर मान लो किसी प्लेन की इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है r.n = d, तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस क्या होगा, तो पता है ना आपको, नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाता है n कैप। अगर जैसे ये लिखा हो r.2i - j + k = 5, तो प्लेन का अगर मैं डीआरएस पूछूं, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा प्लेन का, बताओ बोलो, नॉर्मल वेक्टर क्या होगा प्लेन का, 2i कैप माइनस j प्लस 2i कैप - j कैप + k कैप। अच्छा, इसी इक्वेशन को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो ये r की जगह xi + yj, इस r की जगह xi + yj + zk लिख देंगे, तो यही इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या चेंज हो जाएगी, 2x - y + z प्लस z। = अब अगर ये इक्वेशन लिखी होगी तो अगर मैं पूछूं डीआरएस ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन क्या होगा, बताओ, डीआरएस ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या होगा, यही होगा कि नहीं, 2 - 1 and 1। बोलो भाई, ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन और दूसरी से पहली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात प्लेन के बारे में और है, वो ये है कि प्लेन की इक्वेशन अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में लिखनी है, इसका यूज भी हो जाता है कई बार एक्चुअली। जैसे सपोज ये एक प्लेन है, ठीक है कि नहीं, और यहाँ से प्लेन पर डाला गया जो परपेंडिकुलर है ये दिया हुआ है, और इसी का ये जो परपेंडिकुलर है ना, इसी का डीआरएस दिया हुआ है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर आपने प्लेन पे डाला है इसी का डीआरएस आपको दिया हुआ है। ये प्लेन पर परपेंडिकुलर कहाँ से डाला गया, ओरिजिन से, इसकी लेंथ दे रखी है p, ठीक है, और डीसीएस दे रखा है, डीसीएस ऑफ नॉर्मल लाइन टू ओरिजिन
ऑन प्लेन, ये दे रखा है एल एम एन, तब इस प्लेन की इक्वेशन होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ये होती है नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में जो एल एम एन होता है ये प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस होता है, वो भी ओरिजिन से डाला गया, और पी जो होता है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है। पी क्या होता है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन होता है, सही ना। और एल एम एन क्या हो गया? दैट इज डीसीएस ऑफ नॉर्मल लाइन टू द प्लेन। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन अगर सुनना चाह रहे हो तो ये है, सपोज इस प्लेन की इक्वेशन आपको निकालनी है और ओरिजिन से इस पे डाला गया जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ पी दी हुई है और इस लाइन का हमें क्या दिया हुआ है? एल एम एन डी सी एस दिया हुआ है। तो ये जो ये पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट 0 प्लस एल पी, 0 प्लस एम पी और 0 प्लस एन पी हो जाएगा। अब प्लेन पर एक पॉइंट मिल गया, प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस मिल गया, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? एक्स एल पी इंटू पी, एल वाई माइनस एम पी इंटू एम और z माइनस एन पी इंटू एन इक्वल टू 0। तो यहीं से आएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अच्छा, एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन से, तो स्क्वायर का सम 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू। तो ये रिजल्ट आप तभी लगा पाएंगे जब ये एल एम एन क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, वो भी ओरिजिन से डाले गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, और पी जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी, तब नॉर्मल फॉर्म में ये इक्वेशन लिखी जाती है, सही है ना। बस इस इक्वेशन का कहीं यूज आ जाएगा तो के लिए मैंने आपको बता दिया, तो आप ध्यान रखिएगा, वरना प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो ही चीजें चाहिए, प्लेन पर एक पॉइंट और प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस, तो आप सीधा प्लेन की इक्वेशन हर बार लिख देंगे। 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन कैसे लिखा जाएगा ये मैंने आपको बता दिया, अलग अलग केसेस में कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया, बाकी अभी जब कंबाइंड आएंगे तब की तब देखेंगे। ओके, अब हम अगला सेगमेंट लेने जा रहे हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अभी हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन की बात की, अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करेंगे। तो अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो हमें लाइन पर एक पॉइंट चाहिए, अगर हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें दो चीजें चाहिए, लाइन पर एक पॉइंट चाहिए P, दैट इज x1 y1 z1, या इसी को अगर हम बोले कि ये A है, पोजीशन वेक्टर, और लाइन के अलोंग वेक्टर चाहिए, या हम ऐसे कह दें लाइन का डीआरएस चाहिए, डीआरएस ऑफ लाइन चाहिए, दैट इज ABC, ABC ये चाहिए। डीआरएस ऑफ लाइन का मतलब हो गया लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए, ये तो हो गया मतलब, तो डीआरएस मिल जाए या पैरेलल वेक्टर अलोंग लाइन मिल जाए, दैट इज एन वेक्टर, और वो क्या हो गया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब लाइन की इक्वेशन चाहिए तो लाइन पर एक पॉइंट आर मान लो, तो क्या हो गया आर माइनस ए इक्वल टू लैम्डा एन हो गया, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये एक्स वाई जेड हो गया है ये वाला पॉइंट, तो एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये कार्टेशियन हो गई। एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये सिमेट्रिक फॉर्म में हो गई इक्वेशन, ये हो गई वेक्टर फॉर्म में, ये हो गई वेक्टर फॉर्म, ये हो गई सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म जब भी लाइन की लिखी जाती है तो ध्यान रखिएगा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब ए बी सी लाइन के डीआरएस को रिप्रेजेंट करते हैं, x1 y1 z1 लाइन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं।
ABC का मतलब हुआ लाइन के पैरेलल वेक्टर, तो वो यहाँ से भी आ गया R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा n। तो मतलब जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल वाइज कहूँ कि एक लाइन है, वेक्टर R इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i माइनस j, तो इसका मतलब लाइन पर पॉइंट क्या है बताओ, 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 1, और लाइन का DRS कितना है 1 माइनस 1 0। समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो x माइनस 2/1, y प्लस 1/-1 और z माइनस 1/0। यहाँ 0 से डिवाइड नहीं किया है, बस फॉर्म लिखने का वे है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलिए? तो आप इस फॉर्म से इस फॉर्म को लिख सकते हो और इस फॉर्म से इस फॉर्म को। तो लाइन की इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में लिखी है तो आपका ये एनालिसिस हुआ। सिमेट्रिक इक्वेशन में लाइन की इक्वेशन ऐसे फॉर्म में लिखी जाती है। मतलब अगर मैं एक लाइन लिखूं कि 2x माइनस 1/3 y बाई 2 एंड 1 प्लस जेड, सॉरी 1 माइनस जेड बाई 3 हो, और फिर मैं आपसे पूछूं इस लाइन का DRS क्या होगा, तो सबसे पहले अभी ये सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं लिखी हुई है क्योंकि यहाँ पर +1 कोफिशिएंट नहीं है और ये भी +1 कोफिशिएंट नहीं है। तो सबसे पहले इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखोगे, ये आएगा x माइनस 1/2 अपॉन 3/2 y/2 एंड z माइनस 1/-3। फिर सिमेट्रिक फॉर्म में लिखोगे तो x माइनस 1/2/3 y/4 और z माइनस 1/-6। अब ये सिमेट्रिक फॉर्म में आई लाइन, समझ में आया? तो अब मैं आपसे पूछूं इस लाइन का DRS कितना होगा, तब आप आंसर लिखोगे 3 4 -6, और लाइन पर एक पॉइंट अगर मुझे लिखना हो तो वो लिखोगे हाफ, 0 और 1। नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? कैसे DRS देखा गया, ये बात दिखी सबको कि नहीं बोलो भाई? और कैसे यस सर। पॉइंट, तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, लाइन पर एक पॉइंट और लाइन के पैरेलल वेक्टर या लाइन का DRS। पैरेलल वेक्टर होगा तो वही DRS को रिप्रेजेंट करेगा। या तो r माइनस ए इक्वल टू लैम्डा n लिख दो, या सिमेट्रिक फॉर्म में x माइनस x1/a y माइनस y1/b एंड z माइनस z1/c। तो दोनों में से किसी फॉर्मेट में लाइन लिखी होगी। तो अब सिमेट्रिक फॉर्म में बस ये ध्यान रखिएगा कि x y z का कोफिशिएंट हमेशा +1 होगा, है ना, और ये जो है वो इंटीजर फॉर्म में होगा, तभी आप लाइन का DRS और पॉइंट ऑन लाइन लिख पाएंगे। क्लियर है कि नहीं बताओ भाई? हाँ या ना? अब अगर मैं यही आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, मैं यही आपसे कहूं इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट, passes through 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट वेक्टर फॉर्म में भी पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है और पॉइंट कार्टेशियन फॉर्म में 2 पॉइंट भी दे सकते हैं। तो हमें 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो ये पॉइंट मान लो x1 y1 z1 हो गया, इसका क्वेश्चन उत्तर ये कह दो। ये मान लो पॉइंट हो गया x2 y2 और z2 जिसका पोजीशन वेक्टर b कह दो। तो क्या होगा भाई, 2 पॉइंट अगर हमें लाइन पे पता है तो लाइन का DRS मिल जाएगा कि नहीं बताओ? बोलो भाई, अगर हमें लाइन पर 2 पॉइंट पता है तो लाइन का DRS हम जब चाहे तो लिख सकते हैं ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब हमें लाइन पर पॉइंट पर DRS मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा हमारा बताओ? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a। क्या बोलते हो भाई? b माइनस ए उसके पैरेलल एक वेक्टर हो गया ना भाई, अगर इसके हम पैरेलल एक वेक्टर देखें तो उस वेक्टर को हम b माइनस ए लिख सकते हैं। तो r माइनस ए लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस ए इक्वल टू, यही इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गई 2 पॉइंट से पास करने वाली। अब दोनों में से जहां जैसी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम वो लाइन यूज कर लेंगे। क्या ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? बोलो। तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। अच्छा, लाइन से रिलेटेड जो सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यूज होती है वो होती है जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आप यूज करते हैं। अगर लाइन r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b है, a से पास कर रही है, b उसके पैरेलल वेक्टर है,
यही पॉइंट जनरल पॉइंट हो जाएगा। अगर आपको जनरल पॉइंट ऑन द लाइन लेना है, जनरल पॉइंट ऑन लाइन विद पोजीशन वेक्टर, तो वो आप ले लोगे a प्लस लैम्डा बी। अब लैम्डा की वैल्यू स्पेसिफिक निकालोगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। अगर यही इक्वेशन ऐसे दी हो x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी और z माइनस जेड वन बाई सी, तब यही सेम जनरल पॉइंट आप लाइन पे क्या लोगे लैम्डा के टर्म में, तब आप यही लोगे a लैम्डा प्लस एक्स वन, बी लैम्डा प्लस वाई वन एंड सी लैम्डा प्लस जेड वन। लैम्डा की वैल्यू आप आराम से निकाल के कैलकुलेशन करते रहोगे, जो आपको जैसा जरूरत पड़ेगा। मतलब इसको इक्वल टू लैम्डा मान लोगे, वहां से आप ए लैम्डा प्लस एक्स वन, बी लैम्डा प्लस वाई वन, सी लैम्डा प्लस जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आती रहेगी तो आपको डिफरेंट पॉइंट ऑन द लाइन मिलते रहेंगे। इसका यूज होता है। अब वेक्टर के फॉर्म में मान रहा है तो ए प्लस लैम्डा बी मान लो, कार्टेशियन के फॉर्म में मान रहा है तो ए लैम्डा प्लस एक्स वन, बी लैम्डा प्लस वाई वन और सी लैम्डा प्लस जेड वन मान लो। सही है ना भाई? दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, दोनों का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है। तो अगर मैं सीधा पैरेलल वेक्टर पूछूं बी, तो सीधा क्या हो जाएगा y2 माइनस वाई वन, 2i माइनस आई एंड 0 माइनस जे कैप और प्लस k माइनस 2k कैप। तो ये कितना आ जाएगा i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। तो वही r वेक्टर कितना आ जाएगा, कोई भी एक पॉइंट ले लो, तो i माइनस जे प्लस 2k लैम्डा टाइम्स ऑफ i माइनस जे माइनस k। समझ में आया कि नहीं बताओ? अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होता तो मतलब सिमेट्रिक फॉर्म में, x माइनस वन बाई वन, वाई प्लस वन बाई माइनस वन और z माइनस टू बाई माइनस वन, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ? यहीं पे अगर मुझे जनरल पॉइंट लेना होता, जनरल पॉइंट ऑन लाइन लेना होता तो क्या लेता बताओ, बोलो भाई? तब मैं लेता लैम्डा प्लस वन माइनस लैम्डा माइनस वन माइनस लैम्डा प्लस टू। अब लैम्डा निकालने के लिए जो एनालिसिस आपको करनी होती वो आप आराम से सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देते। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? इस एग्जांपल से बताओ अब क्या करना है। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है कि नहीं? एक तो लाइन के अलोंग वेक्टर और लाइन पर एक पॉइंट। क्या हमें लाइन पर एक पॉइंट पता है? बोलो। बस हमें लाइन के अलोंग पैरेलल वेक्टर चाहिए। तो अगर इस प्लेन का नॉर्मल का वेक्टर देखो तो वो कितना होगा बताओ? 1 2 माइनस 5। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बताओ। तो प्लेन तो लाइन के लिए सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि नहीं? लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या मिल गया हमें बताओ? i प्लस टू जे माइनस फाइव। ये सबको समझ में आया कि नहीं? लाइन पर हमें एक पॉइंट मिल गया i प्लस टू जे प्लस थ्री के। अगर मैं वेक्टर इक्वेशन लिखता तो क्या लिखता बताओ? i प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i प्लस टू जे माइनस फाइव के। ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं? और यही इक्वेशन अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखता तो क्या लिखता? x माइनस वन बाई वन, वाई माइनस टू बाई टू एंड जेड माइनस थ्री बाई माइनस फाइव। कैसे लिखा गया, क्यों यही लिखा गया, ये बात कितने लोगों को समझ में आई? सबको आ गई क्या? यस सर। सीधा था भाई। प्लेन प्लेन देख कर तो हम तुरंत बता देंगे ना, आर डॉट एन, यही प्लेन के नॉर्मल का वेक्टर हो गया। और लाइन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जो लाइन के पैरेलल वेक्टर होगा वो तो यही होगा ना। लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? 1 2 3 से, तो तुरंत हम लाइन और लिख लेंगे। हाँ या ना? देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ये बात हम करने जा रहे हैं कि एक पॉइंट x1 y1 z1 एंड प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। मतलब एक पॉइंट और एक प्लेन से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। सही है ना? तो ऑब्वियसली पॉइंट ऑन द प्लेन हो सकता है, या तो प्लेन के अबव हो सकता है या प्लेन के बिलो हो सकता है। तो अगर पॉइंट ऑन द प्लेन है तो a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d क्या होगा? 0। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ है?
ऑन द प्लेन। एक तो ये बात होगी, ये आराम से चेक हो जाएगा कि पॉइंट कब प्लेन पे होगा। अच्छा, अब अगर पॉइंट प्लेन पर नहीं है तो ऑब्वियसली या तो अबव होगा या बिलो होगा। तो अगर पॉइंट अबव द प्लेन है तो इससे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा x1 y1 और z1, यही तो होगा। और ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? अब ये किसी ने कल कहा था ना कि वो फॉर्मूला क्या होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सीधा सीधा ये पॉइंट उठाओ, इसको इस प्लेन पे रख दो, मॉड लेके रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी फ्रॉम पी टू द प्लेन, फ्रॉम पी टू प्लेन। सही है। अच्छा, इसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं, मतलब पॉइंट पी से इस पे डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये एक्स वाई जेड, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। foot of perpendicular, foot of perpendicular to the plane, foot of perpendicular from P to the plane, ये है x, y, z। तो वो होता है प्लेन की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। सही है ना। तो वो होता है x माइनस एक्स वन बाई ए, y माइनस वाई वन बाई बी, जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन, z माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। रिकॉल हो रहा है कि नहीं? जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन। बोलिए भाई। सीधा इसको सॉल्व करके x y z निकाल लेंगे तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाए। अच्छा, अगर हम इसी को प्लेन मिरर बना दें, क्या बना दें? प्लेन मिरर, तब p की इमेज, तब क्या निकालो? इमेज ऑफ पॉइंट p, इमेज ऑफ पॉइंट p, जिसको हम कह देते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। और ये रहा प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। तो वो भी सेम हो जाती है, अल्फा माइनस एक्स वन बाई ए, बीटा माइनस वाई वन बाई बी, गामा माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन। समझ रहे होगे ये वाला? हाँ या ना? दिखा सबको कि नहीं बताओ? बोलिए। तो अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है तो आप डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट लगा देंगे। अगर आपको इमेज निकालनी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो डायरेक्ट ये रिजल्ट, और अगर आपको इमेज निकालनी है तो ये रिजल्ट होगा। समझ गए कि नहीं भाई? पॉइंट अगर ऑन द प्लेन है तो कैसे चेक करोगे, ये आप आराम से यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया कि नहीं? और ये रिजल्ट आप क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे, ये रिजल्ट आप क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे। अब ये नोट कर लिया ना सबने? बोलो भाई, ये रिजल्ट आप, हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ कह रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? तो ऑब्वियसली अब ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, सपोज ये प्लेन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। ये प्लेन देखकर आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं ना कि प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस एबीसी होगा। बोलो। अच्छा, अब आपने कहा कि ये प्लेन पर एक, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, उससे आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रखा है। बोलो, ये पॉइंट पी है, दैट इज x1 y1 z1, और ये मान लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मान लो ये डी पॉइंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ पीडी लाइन क्या होगा, तो आप बता पाएंगे कि नहीं? बताओ। क्या ये इक्वेशन x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी होगा कि नहीं? इस बात से कितने लोग एग्री है? बोलो भाई, ये लाइन के पैरेलल वेक्टर हो गया, लाइन पर एक पॉइंट हो गया, लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे पूछूं डी पॉइंट क्या होगा, तो क्या हम उसको
a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1 और c लैम्डा प्लस z1 ले सकते हैं कि नहीं बताओ? हाँ या ना? जनरल पॉइंट ऑन द लाइन है कि नहीं? और ये डी पॉइंट कहाँ लाई करेगा? कहाँ लाई करेगा? प्लेन पे। जैसे ही डी पॉइंट को प्लेन पे लाई कराओगे तो क्या आएगा? ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? बोलो। एक बार लैम्डा आ गया, लैम्डा जैसे रिवर्स में पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा? पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं बताओ? नहीं समझे? ये तरीका समझ में आया कि नहीं? नॉर्मल का डीआरएस लिखा और सीधा इस पॉइंट को लेके आपने सीधा आंसर लिख दिया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। नहीं समझे क्या हुआ? बोलो भाई। ये बात सबको समझ में आई? क्या हुआ ये बोलो भाई। क्या ये बात? तो बस सीधा अब यही लैम्डा उठा के आप रख दो। अब ध्यान से देखो, जैसे ये लैम्डा रखोगे तो एक्स वाई जेड यही तो बन रहा था। दिखा कि नहीं बताओ भाई? अरे हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? बोलो भाई। सर अब यहाँ पर अगर ये वाली डिस्टेंस निकालोगे तो इस पॉइंट को अगर आप एक्स वाई जेड कह दो, अगर आप इस पॉइंट को कह दो ये एक्स वाई जेड है, तो पीडी डिस्टेंस कितनी होगी? रूट अंडर एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और जेड माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। तो क्या ये डिस्टेंस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू मॉड लैम्डा हो जाएगी? क्योंकि x माइनस एक्स वन जो है वो क्या हो जाएगा? ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा। जैसे ही डिस्टेंस रखोगे तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी रूट एक कैंसिल हो जाएगा, बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। दिखा कि नहीं सबको? बताओ। अरे हाँ या ना? समझ में आया? और मिरर इमेज निकालना है तो बस वही 2 टाइम्स कर देंगे तो वहां पे वही -2 आ जाता है। याद आया कि नहीं सबको? बोलो। ये इसका प्रूफ हो गया। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, ये प्रूफ मैंने क्यों बताया उसका लॉजिक है। जैसे सपोज आपको ये निकालना हो कि एक प्लेन आपके सामने दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह तो आप आराम से निकाल ही लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं। सपोज ये प्लेन आपको दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0 और एक पॉइंट आपको दिया हुआ है p x1 y1 z1 और आपसे पूछा गया ये एक लाइन दे रखी है l x माइनस एक्स टू बाई a1 y माइनस y2 बाई b1 z माइनस z2 बाई c1। ये एक लाइन दे रखी। अब आपसे कहा गया फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P and plane along line L. Point P and plane along the line L. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मतलब अब जो है वो आपसे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछी गई, इस लाइन के अलोंग डिस्टेंस पूछी गई है। क्वेश्चन मेरा समझ रहे हो कि नहीं? क्या पूछा गया अब आपसे बताओ? अरे हाँ या ना? क्या पूछा गया ये बात आप में से कितने लोग समझ पा रहे हो ये बताओ? बोलिए भाई, क्या पूछा गया ये आप में से कितने लोग समझ पा रहे हो? बोलो। तो अब हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये लाइन इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। एक बार ये पॉइंट आ जाएगा तो हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। बोलो। अब हमसे ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस पूछी गई है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? यस सर, क्लियर है। अब इसके लिए क्या करोगे? सेम जनरल कॉन्सेप्ट लगाओगे कि नहीं बताओ? अब क्या करोगे? सीधा P1 लाइन की इक्वेशन लिखोगे। अब भाई अब क्या, अब ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना पर ये कॉन्सेप्ट लग पाएगा कि नहीं बताओ? ये कॉन्सेप्ट लग पाएगा कि नहीं? बोलो। नहीं ना? अब सीधा इस लाइन की क्या लिखोगे? इक्वेशन। तो अब बताओ, अगर इस लाइन का डीआरएस a1 b1 c1 है तो इस लाइन का डीआरएस भी क्या होगा? बोलो। अगर इस लाइन का डीआरएस a1 b1 c1 है तो इसका भी डीआरएस क्या होगा? a1 b1 c1। लाइन पर एक पॉइंट पता है? नहीं समझे? तो अगर मैं आपसे पूछूं Yes, sir. इक्वेशन ऑफ p1 लिख लोगे कि नहीं बताओ? यस लिख लेंगे सब लोग कि नहीं? यस सर।
फिर इस पर जनरल पॉइंट ले लोगे कि नहीं, बोलो। Yes, sir. जनरल पॉइंट P1 ले लोगे कि नहीं, क्या लोगे P1 बताओ। Lambda A1 plus A1 लैम्डा प्लस x1, फिर B1 लैम्डा प्लस y1 और C1 लैम्डा प्लस z1, और इसको कहाँ लाई करा दोगे, और प्लेन पे। वैल्यू निकाल लोगे। सर तो उससे लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी, पॉइंट निकल आएगा। बस प्लेजे प्लेन पे लाई कराओगे तो लैम्डा निकल आएगा, क्या आएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई a1 b1 c1, और यही लैम्डा उठा के यहाँ रख दोगे, पॉइंट निकलेगा, पॉइंट से डिस्टेंस निकल आएगी। यही काम तो करेंगे। अरे हाँ ये ना, देख लो कोई कंफ्यूजन sir. ना हो तो बताओ, सही है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब बाकी बहुत सारे मेथड है कि भाई आप ये एंगल थीटा निकाल लो, फिर ये डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी निकाल दो, ये एंगल थीटा निकाल दो, फिर आप ये डिस्टेंस डी साइन थीटा से निकाल दो। ये सब काम आप कर सकते हो, बट जितनी देर में ये एंगल और ये सब निकालने में करोगे उतनी देर में इस लाइन की इक्वेशन लिख के सीधा ये पॉइंट निकाल के डिस्टेंस नहीं निकाल दोगे, सोचो, यस सर। है कि नहीं। और काम सिंपल सा है, जो ये कॉन्सेप्ट था वही तो ये कॉन्सेप्ट था, कि कोई अंतर था दोनों में, बताओ, है कि नहीं। तो काटे, सर हाँ बेटा। सर अगर हम लोग पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं, उसका प्रोजेक्शन इस लाइन के लॉन्ग ले ले तो अभी मैंने क्या कहा, यही तो कहा ना, ये डिस्टेंस निकाल के इसका प्रोजेक्शन लोगे, वही तो दूसरा मेथड हुआ। उस प्रोजेक्शन के लिए एंगल चाहिए होगा ना बेटा, हाँ या ना। यस सर। प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे, ये निकालोगे और फिर प्रोजेक्शन निकालोगे ना, यही तो कह रहे होगे। तो वो तो डी साइन थीटा हो जाएगा, बट उसके लिए डी और ये थीटा निकालना पड़ेगा ना, मैं बस ये कह रहा हूँ। हाँ या ना, या तो आप फिर उतने सारे रिजल्ट दिमाग में रखो वेक्टर के फॉर्म में, वो रखने की जरूरत नहीं है ना भाई। इसका डीआरएस पता होगा, सीधे पैरेलल लाइन का डीआरएस मिल जाएगा कि नहीं, ये बताओ। सीधे इस लाइन की यस इक्वेशन काट, पॉइंट लैम्डा के टर्म में पॉइंट प्लेन पे रखोगे लैम्डा, सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे अगली लाइन में, है कि नहीं। तो ये अब ये थीटा निकाल के वो एंगल निकालो। वैसे तो थीटा ये आराम से निकल आएगा, क्योंकि अभी वो एंगल निकालना तो मैं सिखाऊंगा ही, क्योंकि नॉर्मल और लाइन का डीआरएस पता होगा, तो ये एंगल अल्फा निकाल के ये साइन अल्फा निकाल लेंगे। वो तो अगर ये अल्फा एंगल एक बार आ गया तो ये डी डिस्टेंस से डी साइन अल्फा तो जल्दी निकल ही आता है, वो दिक्कत नहीं है। बट जनरल एक तरीका हमारे हाथ में आ गया ना, हाँ या ना, क्योंकि इसी तरीके को यूज करते हुए हमने ये सारे रिजल्ट निकाले हैं। बस मैं ये समझाना चाह रहा था, लिंक क्लियर है भाई, बोलो। यस सर। ये लिंक समझ में आया कि नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा था एक्चुअली। प्रोजेक्शन तो अभी लास्ट में हम सीखेंगे ही, वो सब तो मैं बता ही दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। तो अभी लैम्डा निकाल के पुट करेंगे, पॉइंट आएगा, पॉइंट से सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ओके हो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। इतना बड़ा काम थोड़ी ना आपके लिए। जैसे अब इस प्लेन की इक्वेशन को क्या लिखोगे बताओ, 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0, ये सही लिखा है मैंने, ये देख लो। और आपको इमेज निकालनी है, तो ये वाला जो पॉइंट दिया है क्या दिया हुआ है, 3 1 2, बोलो। इससे इमेज निकालनी है, निकाल लोगे कि नहीं बताओ। तो अल्फा माइनस 3/2, बीटा माइनस 1/-1 and gamma minus 2/1 equal to -2 times of 6 minus 1 plus 2 minus 4 divided by 4 plus 1 plus 1। देख लो सब लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अरे हाँ या ना, सही लिखा है मैंने, देखो, बोलिए भाई, सही है। बताओ क्या आएगा इमेज, हाँ भाई इमेज बताओ क्या आएगा। बोलिए, इमेज निकाल पा रहे हैं कि नहीं। व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज गामा। क्विक बोलिए भाई, इमेज के बारे में सबको क्लियर हो गया 1 to 1। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट एंड लाइन। तो हम एक पॉइंट दिया हुआ है P, x1 y1 z1,
एंड एक लाइन दी हुई है x माइनस x2 बाई ए, y माइनस y2 बाई बी और z माइनस z2 बाई सी। सही है ना? एक लाइन और एक पॉइंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन का यूज करेंगे, पहले जनरल मेथड देखेंगे। वो जो शॉर्टकट और प्रोजेक्शन वाली चीजें हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे ना, तो उसके लिए टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्या हो सकता है कि पॉइंट अगर ऑन द लाइन हुआ, पहला केस तो ये हुआ ना कि पॉइंट P ऑन द लाइन हुआ, तो पॉइंट P ऑन द लाइन है तो इसका मतलब x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कर लो, x1 माइनस x2 बाई ए, y1 माइनस y2 बाई बी और z1 माइनस z2 बाई सी सेम होगा, तभी पॉइंट ऑन द लाइन होगा कि नहीं? ऑब्वियसली ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, सेकंड केस, या तो लाइन पर नहीं है तो या तो अबव होगा या बिलो होगा। सपोज पॉइंट P यहाँ पे है, दिस इज x1 y1 एंड z1, है कि नहीं? और ये लाइन की इक्वेशन L दे रखी है, दैट इज x माइनस x2 बाई ए, y माइनस y2 बाई बी एंड z माइनस z2 बाई सी। तो ऑब्वियसली आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो, सही है, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी हो या फिर मिरर इमेज निकालना हो, तो तरीका क्या होगा वो आप देख लो। सही है ना? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने क्या माना, ये वाला पॉइंट मान लिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर डी है। डी जो है वो क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आप जो मेथड यूज करोगे वो ये है कि सबसे पहले आप डी को लैम्डा के टर्म में एज्यूम करोगे, हर बार यही काम करोगे, तो वो ए लैम्डा प्लस x2, बी लैम्डा प्लस y2 और सी लैम्डा प्लस z2 आएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसके बाद आप निकालोगे डीआरएस ऑफ पीडी लाइन। तो पीडी लाइन का डीआरएस लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? डी पॉइंट आपको लैम्डा के टर्म मिल गया, पी पॉइंट आपको पता है, तो पीडी लाइन का डीआरएस क्या आएगा? ए लैम्डा प्लस x2 माइनस x1, बी लैम्डा प्लस y2 माइनस y1, सी लैम्डा प्लस z2 माइनस z1। इस प्रोसेस को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? एंगल कंडीशन यूज करेंगे। किसकी? यूज कंडीशन। कौन सी कंडीशन यूज करेंगे बताओ, बोलो। कि PD एंड लाइन की 90 है। लाइन L आर परपेंडिकुलर। अच्छा, दो लाइनों के बीच का एंगल परपेंडिकुलर होता है, डीआरएस का प्रोडक्ट क्या कर देंगे? -1। तो a इंटू ए लैम्डा प्लस x2 माइनस, ये मैं लिख दे रहा हूँ बट ये कोई रिजल्ट की तरह इसको नहीं ध्यान रखना है, बस प्रोसेस ध्यान रखिएगा। सी लैम्डा प्लस z2 माइनस z1 इंटू सी इक्वल 0। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे? लैम्डा। एक बार लैम्डा आपके हाथ में आ गया, लैम्डा पुट करेंगे तो डी आएगा, डी आएगा तो पीडी डिस्टेंस आ जाएगी, डी पॉइंट आ जाएगा, हाँ या ना? और एक बार आपने डी पॉइंट निकाल लिया तो क्या आप मिरर इमेज निकाल सकते हो बताओ? भाई पी पॉइंट आपको पता ही है, डी पॉइंट आप निकाल ही चुके हो, और ये इसका मिरर इमेज हो जाएगा। सॉरी, प्लेन से नहीं, लाइन से। ये इसका इमेज हो जाएगा कि नहीं बताओ? यस, तो इमेज के लिए आप कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? सीधा लाइन को आगे बढ़ा दो नहीं, सीधा मिड पॉइंट लगा देंगे ना भाई। पी हमें पता है, डी हमें पता है, सर। यस तो पी डैश, पी एंड डी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा ना पी और पी डैश का, बोलो। सर। बस तो वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, पी एंड पी डैश, ये इसका मिड पॉइंट होगा, वहां से आप हमेशा इमेज पॉइंट निकाल लिया करोगे। बोलो 2 दिस माइनस 2, याद है? पी और डी निकल आएगा तो इमेज पॉइंट, ये मिड पॉइंट से पी डैश क्या निकलेगा? 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस, याद आया? 2x माइनस x1, 2y माइनस y1, 2z माइनस z1, और x y z यहाँ से निकाल लोगे लैम्डा पुट करके। बोलो भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट आएंगे, डिस्टेंस निकाल लोगे, सारा काम हो जाएगा कि नहीं बताओ? तो परपेंडिकुलर Yes, डिस्टेंस sir. निकल आएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकल आएगा, इमेज भी निकल आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है? लाइन पर एक जनरल पॉइंट लेना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इस लाइन का डीआरएस लिखना है लैम्डा के टर्म में, दोनों के डीआरएस का प्रोडक्ट का सम 0 करना है फॉर लैम्डा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 है। लैम्डा निकला, लैम्डा निकलते ही क्या निकला?
पॉइंट डी, एक बार डी पॉइंट हाथ आ गया तो पीडी डिस्टेंस भी आ गई, पीडी का मिरर इमेज P1 होगा और इन दोनों का मिड पॉइंट डी होगा, तो वहां से इमेज पॉइंट भी आ गया, इमेज भी आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, ये लैम्डा आ गई। और ये लैम्डा कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया। बुक में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए प्रोजेक्शन का एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, वो अभी आखिरी में पढ़ेंगे एकदम, ठीक है ना। आखिरी में उस टाइप के शॉर्टकट देखेंगे जो हम यूज करने वाले हैं। अभी के लिए हमने प्रोसेस समझ लिया कि नहीं बताओ, बोलिए। तो लाइन और प्लेन को लेकर इतने ही सवाल, मतलब लाइन और पॉइंट को लेकर इतने ही सवाल बन सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ, बोलिए भाई। कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। अब कहाँ पर क्या चीज आएगी ये आप आराम से सॉल्व कर लोगे कि नहीं, बोलो। एक बार आपने लैम्डा निकाल लिया, पर लैम्डा निकालते ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोलो, समझ गए ना मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया, बोलो भाई। एक बार लैम्डा निकाल लेंगे तो बाकी तो आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको ही नहीं। आराम से सब कुछ सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, सीधा आंसर जहाँ चाहिए वो निकाल लेंगे। क्लियर है कि नहीं? जैसे अच्छा, अब यहीं पे अगर ये तो आपने डिस्टेंस निकाली है, यहीं पे अगर लाइन के अलॉन्ग डिस्टेंस चाहिए होगी तो वही पैरेलल लाइन की इक्वेशन, तो उसमें दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उसका तरीका अभी सीखेंगे तब। ओके। अच्छा, अब तीसरी जो इसमें इंफॉर्मेशन आएगी वो आएगी, एक प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और एक लाइन है L। लाइन है x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1 और z माइनस z1 बाई c1। अब प्लेन और लाइन से रिलेटेड क्या क्या बन सकता है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो प्लेन और लाइन से रिलेटेड क्या बन सकता है भाई? या तो प्लेन लाइन पैरेलल हो, बोलो अरे हाँ या ना, या फिर जो प्लेन हो उसी पे लाइन हो, बोलो। अरे हाँ या ना, ये समझ रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ? अच्छा, अगर ये दोनों केस नहीं होंगे तो तीसरा केस क्या होगा कि जो लाइन होगी वो प्लेन को क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट। इसके अलावा और कोई केस आपके दिमाग में बन रहा है, बताओ। अब ये लाइन और प्लेन देखकर ये कैसे जज करोगे भाई? अगर ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन के जो नॉर्मल का डीआरएस है और जो लाइन का डीआरएस है, दोनों का प्रोडक्ट 90 एंगल 1 होना चाहिए, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 होगा। इसका मतलब a1 प्लस b1 प्लस c1 0 होगा। अच्छा, यहाँ पर भी एंगल प्लेन के नॉर्मल और लाइन के डीआरएस के बीच का एंगल 90 होगा, तो यहाँ पर भी सेम होगा, a1 प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। ये समझ में आया? प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस abc और लाइन का डीआरएस a1 b1 c1। तो ये दो कंडीशन अगर होंगी तो दो केस तो होंगे, बट अगर ये जीरो नहीं हुआ, a1 b1 प्लस c1 जीरो नहीं हुआ, तब तो इंटरसेक्टिंग का केस है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। कब इंटरसेक्टिंग होंगे ये बात आपको समझ में आ गई? अरे बोलो, कब इंटरसेक्टिंग होंगे ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? अब इन दोनों केसेस में या तो प्लेन पैरेलल होगा या ऑन द लाइन होगा। अब दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे? अगर प्लेन ऑन द लाइन होगा तो जो पॉइंट ऑन द लाइन है वो प्लेन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब a x1 b y1 c z1 प्लस d 0 हो जाए। बट इस केस में a x1 प्लस बी y1 प्लस c z1 प्लस d 0 ना हो। तो अगर ये दोनों हैं तो पैरेलल का केस है, और अगर ये दोनों हैं तो ऑन द प्लेन का केस है। क्या है डिफरेंस समझ में आया, बताओ? अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया और ये दोनों 0 आ गए तो ये पैरेलल, कब पैरेलल होगा, कब ऑन द प्लेन होगा और कब इंटरसेक्टिंग होगा, तीनों का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, बताओ, बोलो। तो प्लेन और लाइन देखकर अब आप ये बता सकते हैं कि तीनों में कौन सा केस पॉसिबल है, बताओ भाई। समझ रहे हो कि नहीं भाई? हाँ या ना? इस केस में जो पॉइंट ऑन द प्लेन है x1 y1 z1, और ये जो पॉइंट है x1 y1 z1, ये ऑन द प्लेन भी होगा, बोलो।
क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए, कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो बताओ। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? अच्छा, अब अगर प्लेन लाइन के पैरेलल है तो डिस्टेंस पूछी जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड पैरेलल लाइन। distance between plane and parallel line, मतलब प्लेन और पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी जाएगी। तो उसका भी लॉजिक एकदम सिंपल सा है भाई। प्लेन आपको दिया ही है, बोलो सी जेड प्लस डी, और ये इसके पैरेलल है, हाँ या ना? तो इस लाइन पर आपको एक पॉइंट दिया ही है, क्या दिया है? x1 y1 z1। तो सीधा यहाँ से क्या डाल दोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वही सीधा डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बताओ? तो वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। समझ रहे हो कि नहीं भाई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन टू द प्लेन। अब ये कॉन्सेप्ट तो आप आराम से हर बार लगा ही दोगे ना। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे कि नहीं बताओ भाई? बोलो। तो अगर पैरेलल है तो वो कंडीशन तो आप आराम से चेक कर ही लोगे। a1 प्लस b1 प्लस c1 ये 0 होगा, बट ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d 0 नहीं होगा। तो पैरेलल है, और पैरेलल है तो डिस्टेंस आप आराम से समझ गए कि नहीं भाई बताओ? पैरेलल होने पर डिस्टेंस निकाल लोगे, और Yes, लाइन sir. पैरेलल है तो उसकी कंडीशन क्या लगाओगे? लाइन ऑन द प्लेन है तो कंडीशन क्या लगाओगे? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं ये बताओ? बोलिए, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ भाई। समझ गए कि नहीं ये बात? कोई कंफ्यूजन है इस पर? बताओ भाई। अभी हम सिर्फ कार्टेशियन की बात कर रहे हैं, वेक्टर पे नहीं गए अभी हम। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस मुद्दे की बात ये समझाओ। Yes. अच्छा, इसके बाद अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, भाई इसका तो कोई मतलब नहीं। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्ट करने में दो चीजें पूछी जाएंगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। बोलो भाई, हाँ या ना? अब अगला केस क्या है कि जो लाइन है वो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब लाइन L इंटरसेक्ट्स द प्लेन P। अब लाइन L जो है वो प्लेन P को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर लाइन L प्लेन P को इंटरसेक्ट कर रही है तो दो क्वेश्चन जनरेट होते हैं। एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालोगे सोचो भाई? लाइन L दिया है, इंटरसेक्टिंग जनरल पॉइंट निकाल लेंगे कि नहीं बताओ? बोलो भाई। a1 लैम्डा प्लस x1, b1 लैम्डा प्लस y1, c1 लैम्डा प्लस z1, और उसको कहाँ लाई करा देंगे? प्लेन पे। वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? लैम्डा। लैम्डा निकाल के पुट कर देंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। अरे हाँ या ना बताओ? ये ओके हो कि नहीं बताओ इस बात से? अच्छा, यस सर। दूसरी चीज जब आपको निकालनी होगी क्या? एंगल। तो एंगल के लिए अब आपको थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन ये होगा, सही है ना? हमें ये वाला एंगल चाहिए, मतलब एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज थीटा। लाइन का डीआरएस जो हमें दे रखा है कितना? a1 b1 c1, और प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस हमें कितना दे रखा है? बोलो भाई। a b c। तो ऑब्वियसली अगर दो लाइनों का डीआरएस हमको पता है तो उनके बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ? तो अगर हम इस एंगल को अल्फा कह दें तो अल्फा कितना निकलेगा? cos अल्फा a1 प्लस b1 प्लस c1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। और हमें अल्फा नहीं थीटा चाहिए, और अल्फा प्लस थीटा कितना है? 90।
तो अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा रख दो, यहाँ से रिजल्ट आता है साइन थीटा इक्वल टू a1 b1 c1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अगर एंगल थीटा है लाइन और प्लेन के बीच का। समझ रहे हो कि नहीं? जहाँ पे a1 b1 c1 क्या है, DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, DRS ऑफ लाइन अलोंग द लाइन, और ABC क्या है, DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग, बताओ? अरे हाँ है ना, ये एंगल है बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? तो साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल लेंगे। बोलो, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही होगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए जनरल पॉइंट मान के लैम्डा निकाल लेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। एंगल निकालना होगा तो वो निकाल लेंगे, पैरेलल डिस्टेंस निकालनी होगी तो वो निकाल लेंगे। यहाँ तक ओके हो कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। यहाँ तक ओके है सब लोग कि नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, बोलिए भाई। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको कि नहीं, बताओ? बोलिए। यस सर। अच्छा, इसके बाद अब अगर आपको इमेज निकालनी है तो इमेज भी निकाल लोगे कि नहीं? बोलो। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इमेज ऑफ लाइन एल फ्रॉम प्लेन, मतलब लाइन की इमेज प्लेन से निकालनी हो तो ऑब्वियसली दो केस पॉसिबल हैं। या तो लाइन पैरेलल हो तो क्या करोगे इमेज निकालने के लिए? तो अगर लाइन पैरेलल होगी तो जो इस लाइन का DRS होगा A1 B1 C1, वही इस लाइन का DRS होगा कि नहीं? सोचो। तो DRS वाली बात तो खत्म हो गई। अब इस लाइन पर एक पॉइंट हमें पता है x1 y1 z1, तो इसी का हम क्या निकाल लें, बताओ? इसी पॉइंट का क्या निकाल लें? इमेज। मेरी बात समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बताओ? इसी पॉइंट का क्या निकाल लो? इमेज। अरे हाँ या ना बताओ? तो ये अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, बोलो? ये हो गया इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1 z1 फ्रॉम प्लेन। अब ये इमेज तो निकालना आज की क्लास में आपने सीखा है कि नहीं, बताओ? और इसके बाद सीधा इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, x माइनस अल्फा बाई ए, y माइनस बीटा बाई बी, और z माइनस गामा बाई C1। अगर पैरेलल है तो, अगर कैसा है भाई, पैरेलल है तो। जब पैरेलल होगा ये बात तो आप आराम से चेक कर लोगे ना, बोलो भाई? पैरेलल होगा ये बात तो आराम से चेक कर लोगे। अच्छा, अगर पैरेलल नहीं होगा तो होगा क्या? अगर पैरेलल नहीं होगा तो सेकंड केस क्या होगा, बताओ? इंटरसेक्टिंग ही तो होगा सेकंड केस, बताओ? अरे बोलो यार। तब हमें इसी का इमेज निकालना है। तो इमेज का मतलब कुछ रिफ्लेक्शन ऐसा हो गया कि नहीं, सोच के जरा जवाब देना। अगर अब इसके इमेज की मैं बात आपसे डिस्कस करूं तो कुछ रिफ्लेक्शन ऐसी चीज हो गई कि नहीं हो गई, बताओ? अरे हाँ या ना? ये इंसिडेंट रे हो गई, ये कुछ रिफ्लेक्टेड रे हो गई कि नहीं हो गई? वही वही तो इमेज हो गई ना, बोलो? इमेज लाइन कुछ रिफ्लेक्टेड लाइन ऐसी कॉन्सेप्ट पे ही आ गया ना। तो सबसे पहला इसमें क्या काम करोगे? अगर हम ये वाला पॉइंट निकाल लें, बोलो, अगर हम ये वाला पॉइंट निकाल लें इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट कैसे निकालते हैं पता है ना सबको? P is intersecting point of line and plane। ये आप आराम से निकाल लोगे कि नहीं, बताओ? इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन और प्लेन का आराम से निकाल लोगे कि नहीं, बोलो? तो अब हमें इमेज लाइन चाहिए। इमेज लाइन पर एक पॉइंट तो मिल गया, अगर इमेज लाइन पर एक दूसरा पॉइंट मिल जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं? उसके लिए क्या करोगे? इस लाइन पर एक पॉइंट पता है कि नहीं हमें, क्या? और उसी का क्या निकाल लोगे, बोलो? उसी का क्या निकाल लेंगे, बताओ? बताओगे भाई? क्या निकाल लेंगे, बताओ? इमेज। अब इमेज निकालना आपने सीखा है कि नहीं, बोलो?
जो सेकेंड पॉइंट Q होगा वो क्या होगा, इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन L टू दी प्लेन। अब दोनों मिल जाएंगे, इसके बाद आराम से इमेज लाइन क्या होगी, PQ लाइन। इमेज लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ PQ लाइन। अब PQ लाइन पर हमें कितने पॉइंट मिल गए बताओ, PQ लाइन पे हमें कितने पॉइंट मिल गए, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आज की क्लास में हमने लिखनी सीखी है कि नहीं, बोलो। तो या तो हमें इमेज लाइन निकालनी हो तो भी, और यही सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए है बताओ, ये सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए है, रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टेड लाइन के लिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। यही सेम कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्टेड लाइन के लिए है कि नहीं है बताओ। इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, या तो इमेज लाइन के इक्वेशन, डिस्टेंस, एंगल, इन्हीं सब चीजों की बात होगी। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो दो लाइनें अगर पैरेलल होगी तो दोनों का DRS सेम होगा कि नहीं, अरे बोलो भाई। एक चीज चाहो तो यहाँ पीछे मेंशन कर लो, पैरेलल लाइन, मतलब अगर आपको लिखना हो। वैसे मैं जब दो लाइनें एक साथ लूंगा तब की तब बात ले लेंगे, अभी छोड़ दो, है ना। दो लाइनों के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तब की तब बात ले लेंगे। लिख लो चाहो तो, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन x minus x1 by a1 y minus y1 by b and z minus z1 by c and passes through x2 y2 z2। तो क्या लिखोगे, x minus x2 by a, y minus y2 by b and z minus z2 by c। क्योंकि पैरेलल लाइन है तो दोनों का DRS तो सेम रहेगा ही, सिर्फ पॉइंट पहले x1 y1 z1 था, अब x2 y2 z2 हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। सही है ना भाई। यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0 है, तो उसकी इक्वेशन आप लेंगे ax plus by plus cz इक्वल टू लैम्डा। अगर आपको पैरेलल प्लेन चाहिए तो, अगर आपको पैरेलल प्लेन की इक्वेशन लेनी है तो ax plus by plus cz इक्वल टू लैम्डा आप एज्यूम करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि भाई दो प्लेन अगर पैरेलल होंगे तो उनका नॉर्मल का DRS तो सेम ही रहेगा ना, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है। तो आप सीधे जैसे लाइन में एज्यूम करते हैं ना, ऐसे यहाँ भी एज्यूम कर लेंगे, दो प्लेन अगर पैरेलल रहेंगे तो जो इसके नॉर्मल का DRS होगा वही इसके नॉर्मल का DRS होगा। तो सीधा दोनों प्लेन को एक साथ ले लो, अगर इसके नॉर्मल का DRS ABC है तो इसके नॉर्मल का DRS भी ABC होगा। बाकी दो प्लेन से रिलेटेड थ्योरी कल की क्लास में करते हैं, और फिर कल की क्लास में हम लाइन, प्लेन सब